So we have already discussed the monosaccharides and disaccharides are oligosaccharides. Next class of the carbohydrates are the polysaccharides. And these polysaccharides are the carbohydrates which are formed by the polymerization of a large number of the monosaccharide units. And that large number should be greater than 9 again. Because if there are up to 9 monosaccharide units added up together, then the carbohydrate formed is generally classified as oligosaccharides. So a carbohydrate that is formed by the polymerization of a large number means greater than the 9 monosaccharide units, that is known as a polysaccharide. And similarly, these polysaccharides can be hydrolyzed into a large number of monosaccharides as well. अब उसकी कुछ examples अगर हम देखें तो one of the examples of the polysaccharides is starch. Starch जो है, this is the storage form of the carbohydrate of plants. Storage carbohydrate of plants. Green plants जो होते हैं during photosynthesis वो ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं as their food, और उस ग्लूकोज में से कुछ ग्लूकोज की वो ऑक्सीडेशन करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी. उस एनर्जी को वो यूटिलाइज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस. बट जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है उनकी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडीज में, वो उस ग्लूकोज को पोलीमराइज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फिर उसको अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं. लीव्स में, स्टेम में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में वो इसको स्टोर कर लेते हैं. सो जो स्टार्च जो है, दिस इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ द प्लांट्स. कार्बोहाइड्रेट्स को प्लांट्स स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में. अब ये जो स्टार्च होता है ये कोई एक प्योर पॉलीसेक्राइड नहीं है, ये एक्चुअली दो पॉलीसेक्राइड्स का मिक्सचर होता है. इसमें एक अमाइलोज होता है, अमाइलोज, और दूसरा इसमें अमाइलोपेक्टिन. ये दो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दो पॉलीसेक्राइड्स हैं जिनका मिक्सचर होता है जिसको हम स्टार्च कहते हैं. इसमें जो अमाइलोज होता है वो 10 to 20% होता है, 10 to 20%, और फिर जो अमाइलोपेक्टिन है वो 80 to 90% होता है उसके अंदर मिक्स. तो ग्रेटर परसेंटेज तो अमाइलोपेक्टिन की है, बट स्मॉलर परसेंटेज उसमें अमाइलोज की भी होती है. अब ये जो दोनों हैं पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट इन दिस स्टार्च, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, ये दोनों जो हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ये दोनों ही अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की पॉलीमराइजेशन से बनते हैं. ग्लूकोज की दो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ी थी, एक अल्फा ग्लूकोज था, एक बीटा ग्लूकोज था. इनमें से जो ये स्टार्च है इसके खुद दो पॉलीसेक्राइड्स का मिक्सचर है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का. और ये दोनों अमाइलोज भी और अमाइलोपेक्टिन भी ये दोनों बनते हैं बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. उनकी स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या होता है? स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस ये है कि जो अमाइलोज होता है दैट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और जो अमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच्ड पॉलीमर है उन्हीं अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का. दोनों अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के पॉलीमर्स हैं, बट अमाइलोज स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड पॉलीमर है. मैं अगर उनकी कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूं तो अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स जो हमने ड्रॉ की थी दे वर लाइक दिस. This is the structure of an alpha glucose molecule. इसी तरह के बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. एग्जैक्टली अगर आप इसको देखो तो लास्ट टाइम हमने माल्टोज की एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी. माल्टोज की और इस अमाइलोज की स्ट्रक्चर आप कह लो बिल्कुल सेम ही होती है, लेकिन सिंपल डिफरेंस ये था कि माल्टोज एक डाइसैक्राइड था, उसमें सिर्फ दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऐड होते थे, जबकि ये पॉलीसेक्राइड है इसमें उसी तरह से बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे. बिल्कुल वैसे ही एडिशन होगी, वैसे ही कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी जैसे अमाइलोज में हुई, सॉरी माल्टोज में हुई थी. लेकिन माल्टोज चूंकि एक डाइसैक्राइड था उसमें सिर्फ दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे जो ऐड अप हुए थे. अब ये एक पॉलीसेक्राइड है और इसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पॉलीमराइज होंगे, जो ऐड होंगे. तो बाकी स्ट्रक्चर इसकी वैसे ही होनी है. सो ये तीन मैंने ड्रॉ किए. इस तरह से बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और एक ग्लूकोज के कार्बन 1
इसका ये कार्बन 1 है और इसका कार्बन 4, सिमिलरली ये इसका कार्बन 1 है और ये इसका कार्बन 4। यहां से ये H और OH वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट होंगे, ये H और ये OH वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट होंगे। ये H जो है ये नेक्स्ट ग्लूकोज एक और मॉलिक्यूल के OH के साथ, इसी तरह से ये OH इधर से किसी और ग्लूकोज मॉलिक्यूल के H के साथ वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट होंगे और वही अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस फॉर्म होंगे जो हमने लास्ट टाइम माल्टोज की स्ट्रक्चर में पढ़े थे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो माल्टोज एक डाइसैकराइड था और उसमें सिर्फ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऐड हुए। ये एक अब पॉलीसैकराइड है और इसमें उसी तरह के बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐड हो जाएंगे और जो स्ट्रक्चर बनेगा ओवरऑल स्ट्रक्चर तो ऐसे कंटिन्यू करेगी, यही पॉलीमराइजेशन दोनों एंड्स पे कंटिन्यू करेगी और एक लॉन्ग चेन स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनेगा अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, वो अमाइलोज है। दूसरा, इस स्टार्च के अंदर जो मेजर पॉलीसेक्राइड है वो हमने कहा अमाइलोपेक्टिन है, 80 to 90% अमाइलोपेक्टिन है उसमें। और ये जो अमाइलोपेक्टिन है ये भी इन्हीं अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ही एक पॉलीमर है, लेकिन हमने कहा कि वो इनका ब्रांच्ड पॉलीमर है, अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रांच्ड पॉलीमर। उसमें ब्रांचेस होती हैं और ब्रांचेस कैसे होती हैं? बेसिक स्ट्रक्चर तो ऐसे ही अमाइलोज की तरह लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होगी और इस लॉन्ग चेन पॉलीमर स्ट्रक्चर के अंदर हमने कहा कि ये जो है इसका कार्बन 1 होता है, यहाँ पे कार्बन 1, ये कार्बन 2 होता है, 3 है, 4 है, ये कार्बन 5 है और इस कार्बन 5 के ऊपर फिर यहाँ पे H होता है और इधर CH2OH होता है ये, और ये इसका फिर कार्बन 6 होता है। तो जो ब्रांचेस इसमें से निकलती हैं, इस अमाइलोज की स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के ऊपर जो ब्रांचेस कुछ निकलती हैं वो इस कार्बन 6 से निकलती है, यानी कार्बन 6 के ऊपर यहां एक और आपका उसी तरह का अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐसे, तो ये इसका कार्बन 6 है, ये इसका कार्बन 1 है और इसमें से कार्बन 1 का ये OH और कार्बन 6 का OH ये यहां से वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट होंगे और यहाँ पे एक उसी तरह का ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा जिसको अब हम अल्फा 1,6 लिंकेज कहते हैं, क्योंकि ये इसके कार्बन 1 और इसके कार्बन 6 के दरमियान फॉर्म हुआ है। बाकी जो चेन के अंदर लिंकेजेस हैं वो अल्फा 1,4 लिंकेजेस हैं और जहां पे ब्रांच अटैच्ड होती है विद दैट मेजर चेन वो अल्फा 1,6 लिंकेज है। तो वन ऑफ द पॉलीसेक्राइड्स जो स्टार्च है, ये हमने कहा कि ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दिस इज द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स अपने एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स को, ग्लूकोज को पॉलीमराइज करके इस स्टार्च की फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। सेकेंडली, दिस इज द मेजर कार्बोहाइड्रेट इनटेक इन आवर बॉडीज, एनिमल्स की बॉडीज में प्लांट्स इसको स्टोर करते हैं, हम इसको खा जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च प्लांट्स ने अपनी बॉडीज में स्टोर किया होता है वो हम ह्यूमन बींग्स और दूसरे एनिमल्स उन प्लांट्स के उन बॉडी पार्ट्स को खा जाते हैं। तो वो जो हमारी फूड में जो मेजर कार्बोहाइड्रेट इनटेक है वो इसी स्टार्च की फॉर्म में होता है, हम उसको स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं, फिर बॉडी में जाके उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, वापस ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज में और उस ग्लूकोज की फिर हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीडेशन करते हैं और उससे एनर्जी रिलीज करते हैं। स्ट्रक्चर में हमने कहा कि दिस इज अ मिक्सचर ऑफ टू पॉलीसेक्राइड्स, अमाइलोज होता है इसमें 10 to 20%, अमाइलोपेक्टिन होता है 80 to 90%। दोनों जो है अमाइलोज भी और अमाइलोपेक्टिन भी, दे आर द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। डिफरेंस क्या होता है? जो अमाइलोज है दैट इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, वेयर एज जो अमाइलोपेक्टिन है दैट इज द ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अमाइलोज की स्ट्रक्चर बिल्कुल जो लास्ट टाइम हमने माल्टोज की स्ट्रक्चर पढ़ी थी वैसे ही होती है, जिसमें 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हमने कहा था कंडेंस होते हैं, पॉलीमराइज होते हैं थ्रू अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बिल्कुल वैसे ही अमाइलोज की स्ट्रक्चर भी होती है। डिफरेंस ये होता है कि जो माल्टोज था दैट वाज अ डाइसैकराइड, उसमें सिर्फ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं, जबकि इस अमाइलोज इज अ पॉलीसेक्राइड तो इसमें एक लार्ज नंबर ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विल बी एडेड अप टुगेदर इन द सेम वे as 2 glucose molecules add up together in maltose। तो अमाइलोज की स्ट्रक्चर सिंपल स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर थी।
पॉलीमर था विद अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जबकि जो अमाइलोपेक्टिन है इसकी स्ट्रक्चर ब्रांच स्ट्रक्चर है ये भी पॉलीमर उन्हीं अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर अब ब्रांच स्ट्रक्चर होती है। उसी अमाइलोज के स्ट्रेट चेन पॉलीमर के ऊपर आपको कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर कुछ ब्रांचेस निकल जाती हैं, और वो ब्रांचेस जो अटैच्ड होती हैं वो कौन से कार्बन पे होती हैं, कार्बन 6 पे होती हैं सॉरी। और वो लिंकेज जो यहाँ पे बनता है ये इस ग्लूकोज के कार्बन 1 और इसके कार्बन 6 के दरमियान में बनता है। तो जहां पे ब्रांच अटैच्ड होती है वो लिंकेज अल्फा 1,6 लिंकेज होता है। बाकी चेन के अंदर जो लिंकेजेस होते हैं वो अल्फा 1,4 लिंकेजेस होते हैं। So this is one of the examples of the polysaccharides, that is starch. अब इसी स्टार्च की एक दूसरी अगर हम एग्जांपल देख ले तो दैट इज सेल्यूलोज। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है दिस इज द मेजर स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ द प्लांट्स। स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ प्लांट्स आप बायोलॉजी में पढ़ते हो कि प्लांट सेल्स के बाहर जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली इसी सेल्यूलोज से बनी होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चरल मटेरियल। फिर जो वुड होती है उसके अंदर मोर देन 55% यही सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है सेल्यूलोज की कि दिस इज द स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ द प्लांट्स। दूसरी बात इसकी ये बना हुआ किससे है तो दिस इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है ये जो सेल्यूलोज है। जो स्टार्च था वो एक स्ट्रेट उसमें अमाइलोज की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो दैट वाज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, वेयर एज ये जो सेल्यूलोज है दिस इज द सेम स्ट्रेट चेन पॉलीमर बट किससे बना हुआ बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनता है। अब जो बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कार्बन 1 के ऊपर जो OH ग्रुप है ये ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होता है लाइक दिस। बाकी स्ट्रक्चर सारी उसी नॉर्मल अल्फा ग्लूकोज की तरह ही होती है। कार्बन 1 के ऊपर OH ग्रुप की ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ होती है लाइक दिस। ये बीटा ग्लूकोज है। अब इसी तरह का अगर हम दूसरा बीटा ग्लूकोज भी हम बनाएं मॉलिक्यूल तो कार्बन 1 के ऊपर OH, H, 2 के ऊपर H, OH, 3 के ऊपर फिर OH, H, 4 H, OH, H, CH2OH। तो इस तरह से इसका ये OH ग्रुप अबव द प्लेन ऑफ द रिंग होता है, इसका OH ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग होता है। इसलिए इनकी रीअरेंजमेंट इन बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की इस तरह होती है कि लाइक ये वाला तो फिर ऐसे ही होगा सिंपल बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसके कार्बन 1 ये कार्बन 1 है इधर कार्बन 4 है। कार्बन 1 के ऊपर OH, H बाकी सारे उसी तरह से हैं। कार्बन 4 के ऊपर HOH ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया बीटा ग्लूकोज। ये वाला इसको आप इन्वर्ट कर देंगे ऐसे ऐसे है तो इसको ऐसे कर देंगे ताकि ये ऑक्सीजन वाली साइड नीचे आ जाए जब इसको आपने ऐसे इन्वर्ट किया तो ये जो कार्बन 1 के ऊपर H नीचे है H ऊपर हो जाएगा OH लोअर साइड पे आ जाएगा कार्बन 1 पे। कार्बन 4 पे जो OH नीचे था ये ऊपर वाली तरफ हो जाएगा और H नीचे वाली सारे ग्रुप्स ही ऐसे इन्वर्ट हो जाएंगे। ये नॉर्मल ये इन्वर्टेड इसको हमने इन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट फिर एक नॉर्मल नेक्स्ट जो बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आप ड्रॉ करोगे वो फिर नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब कार्बन 1 के ऊपर HOH कार्बन 4 के ऊपर कार्बन 1 पे OH और कार्बन 4 के ऊपर HOH ये नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट फिर इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब ऑक्सीजन वाली साइड इधर नीचे आप ड्रॉ करोगे। जब इन्वर्ट करोगे तो कार्बन 1 पे OH नीचे आ गया कार्बन 4 पे OH ऊपर हो गया ऐसे। तो इस तरह से ये अरेंज होते हैं कि एक नॉर्मल बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक इन्वर्टेड एक नॉर्मल एक इन्वर्टेड। इससे क्या होगा यहाँ पे ये दोनों वाले OH ग्रुप्स ऊपर वाली साइड पे आ गए तो यहाँ इनकी कंडेंसेशन होगी ऐसे H और OH वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट होंगे और एक लिंकेज बनेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये दोनों नीचे वाली साइड पे आ गए तो यहाँ H और OH इधर यहाँ से रिमूव होंगे और एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। ये दोनों अब ऊपर वाली साइड पे यहाँ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये नेक्स्ट के साथ इधर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये इधर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
तो इस तरह से अब क्या होगा कि वो जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस बनेंगे, यहां वाला जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब ये वाला ग्लाइकोसिडिक लिंकेज लोअर साइड पे बनेगा, ये फिर अपर साइड पे बनेगा, इधर फिर लोअर साइड पे, एंड सो ऑन। तो इस तरह से वो पॉलीमराइज होते जाएंगे और एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर बन जाएगा बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्यूलोज कहते हैं। और वो एक पॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल है, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि दैट इज द स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ द प्लांट्स। अब इसी में से एक और एग्जांपल में अगर आपको करवा दूं इन पॉलीसेक्राइड्स में, तो वो होता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। एनिमल स्टार्च उसको हम इसलिए कहते हैं कि स्टार्च, जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि दैट इज अ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स अपने एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। तो ये एनिमल्स का स्टार्च है, यानी एनिमल्स, हम ह्यूमन बींग्स, दूसरे एनिमल्स, हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी बॉडी में इस ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी फूड में जो मेजर कार्बोहाइड्रेट इनटेक है, वो इनटेक किस फॉर्म में होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। प्लांट्स ने अपनी बॉडीज में जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, जो स्टार्च स्टोर किया होता है, हम उसको इनटेक करते हैं और अपनी बॉडी में जाके पहले हम उसको हाइड्रोलाइज करते हैं। तो वो किसका बना होता है, वो अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है स्टार्च। जब हम उसको अपनी बॉडी में हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो वापस ब्रेक डाउन हो जाएगा किस में, फिर से ग्लूकोज में। अब उस ग्लूकोज की हमने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीडेशन करनी है और उससे एनर्जी रिलीज करनी है, जो हम अपने डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस, प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन चूंकि हमने कभी कोई कैलकुलेटेड अमाउंट में तो कुछ खाया पिया होता नहीं है, हमने एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर लिए होते हैं, तो जो बहुत सारा कुछ ग्लूकोज की हम रेस्पिरेशन करते हैं और उससे एनर्जी रिलीज करते हैं, कुछ ग्लूकोज हमारी बॉडीज में भी एक्स्ट्रा बच जाता है। जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बच जाता है उसको हम दोबारा से रीपोलीमराइज करते हैं, उसकी फिर से पॉलीमराइजेशन करते हैं। लेकिन अब हम उसको पॉलीमराइज वापस स्टार्च की फॉर्म में नहीं करते, अब हम उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में करते हैं। इनटेक किया स्टार्च की फॉर्म में फ्रॉम प्लांट सोर्सेज, उसकी हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज प्रिपेयर किया, जिसमें से कुछ की हमने हाइड्रोलिसिस कर दी और उससे एनर्जी प्रोड्यूस की, जो बच गया उसको हमने दोबारा पॉलीमराइज कर दिया ग्लाइकोजन में। तो इसका ये मतलब ये हुआ कि ये जो ग्लाइकोजन है ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है एनिमल्स का, स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल्स, इसलिए हम इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। और ये बना किससे, उसी ग्लूकोज से जो हमने स्टार्च से लिया, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज बनाया और उस ग्लूकोज को दोबारा पॉलीमराइज कर दिया इनटू ग्लाइकोजन। तो स्टार्च से जो हमें ग्लूकोज मिला था वो कौन सा ग्लूकोज था, अल्फा ग्लूकोज। तो इसका मतलब है ये भी एक पॉलीसेक्राइड है, पॉलीमर है किसका, अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। स्टार्च भी किसका पॉलीमर था, अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का। सेल्यूलोज किसका पॉलीमर था, बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का। ये ग्लाइकोजन फिर किसका पॉलीमर है, ये भी अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ही पॉलीमर है, क्योंकि ये वही ग्लूकोज है जो स्टार्च की फॉर्म में हमने इंटेक किया, उसकी हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज प्रोड्यूस किया, उस ग्लूकोज को फिर से पॉलीमराइज कर देते हैं हम इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और उसको लीवर में, मसल्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हम स्टोर कर लेते हैं। तो ये भी उन्हीं अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर है। स्ट्रक्चर इसकी कितनी कैसी है, दिस इज अ हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है इसकी। यानी आप ये कह सकते हो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्च के केस में आपको अमाइलोज की स्ट्रक्चर बताई और अमाइलोपेक्टिन की स्ट्रक्चर बताई। उसमें जो अमाइलोज था दैट वाज अ स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और जो अमाइलोपेक्टिन था दैट वाज अ ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ द अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ये जो ग्लाइकोजन है दिस इज आल्सो अ ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। तो अमाइलोपेक्टिन भी तो ब्रांच्ड पॉलीमर ही था अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का। फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दिस इज अ हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर।
यानी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ग्लाइकोजन की तरह होती है। अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का चेन होगा विद अल्फा 1 4 लिंकेजेस, और कुछ पॉइंट्स के ऊपर कार्बन 6 से ब्रांचेस अटैच्ड होंगी थ्रू अल्फा 1 6 लिंकेज। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचेस कम होती हैं, इस ग्लाइकोजन के अंदर ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती हैं, सो इट हैज अ हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर तो वैसी ही है जैसी अमाइलोपेक्टिन की थी। दिस इज अ हाईली ब्रांच पॉलीमर ऑफ द सेम अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, बट अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचेस कम थी, इस ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर में ब्रांचेस बहुत ज्यादा होती हैं, सो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है। मेन चेन के अंदर अल्फा 1 4 लिंकेजेस होंगे, जहां कहीं ब्रांचेस अटैच्ड होंगी वहां पे अल्फा 1 6 लिंकेजेस होंगे। तो ये पॉलीसेक्राइड्स में कुछ एग्जांपल्स में स्टार्च हो गया, उसकी फिर एक्चुअली दो फॉर्म्स थी, उसके अंदर अमाइलोज भी था, अमाइलोपेक्टिन भी था। फिर उसके बाद सेल्यूलोज हो गया जो बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर था। फिर उसके बाद हमारे पास ये ग्लाइकोजन हो गया जो एनिमल स्टार्च है, एनिमल्स का स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है, अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर है। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ इसमें और भी इन पॉलीसेक्राइड्स की टाइप्स ब्रीफली मेंशन की हुई हैं। एक इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ काइटिन। काइटिन, अब ये जो काइटिन है, ये जो स्मॉल एनिमल्स हमारे होते हैं जिनकी बॉडीज के बाहर शेल्स होते हैं, जिस तरह से क्रैब्स हैं, लॉबस्टर है, इस तरह के छोटे छोटे एनिमल्स जो हैं जिनकी बॉडीज के बाहर शेल्स होते हैं, तो वो जो उनके शेल्स होते हैं वो इस पॉलीसेक्राइड से बनते हैं, जिसको हम काइटिन कहते हैं। हार्ड पॉलीसेक्राइड होता है और स्मॉल एनिमल्स विच हैव अ शेल्स अराउंड देयर बॉडीज, तो वो जो शेल्स होते हैं उनकी बॉडीज के बाहर, वो अपने शेल्स इसी पॉलीसेक्राइड से, इसी काइटिन से बनाते हैं। तो एक ये उसकी टाइप्स में उन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है। फिर इसके अलावा एक और उन्होंने जो मेंशन यहाँ पे किया हुआ है उसको बैक्टीरियल पॉलीसेक्राइड कहते हैं। बैक्टीरियल पॉलीसेक्राइड, अब ये जो बैक्टीरियल पॉलीसेक्राइड है ये एक म्यूकस लाइक, वैक्स लाइक पॉलीसेक्राइड होता है। वो काइटिन तो हार्ड था, हार्ड कोटिंग जो शेल होता है छोटे एनिमल्स का, क्रैब्स, लॉबस्टर और इस तरह के आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनके बाहर, तो वो अपनी बॉडीज के बाहर का शेल उससे बनाते हैं, वो हार्ड है। बट ये जो हमारा बैक्टीरियल पॉलीसेक्राइड है ये सॉफ्ट सा म्यूकस लाइक, एक वैक्स लाइक ये पॉलीसेक्राइड होता है। और जो डिफरेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस कॉज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो ये वाला पॉलीसेक्राइड सिक्रीट करते हैं और अपनी बॉडीज को इससे कवर कर लेते हैं, अपनी बॉडीज के बाहर वो इसकी एक लेयर सी बना लेते हैं इस बैक्टीरियल पॉलीसेक्राइड। इसका उनको फायदा क्या होता है, ये एक्चुअली उनको, वो अपनी बॉडीज को कैमोफ्लॉज करने के लिए एक ये उनकी टेक्निक है कि जब वो अपनी बॉडीज को कवर कर लेते हैं दिस बैक्टीरियल पॉलीसेक्राइड, तो सम टाइम हमारी बॉडीज में जो डिफरेंट इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडीज का, वो समटाइम्स उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये कोई हार्मफुल बैक्टीरियम है जिसको उसने टारगेट करना है, जिसको उसने किल करना है, बल्कि वो समझ लो कि हमारे इम्यून सिस्टम को धोखा देते हैं कि वो ये समझ ले कि ये कोई एक स्टार्च का, पॉलीसेक्राइड का मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। तो इसलिए वो इम्यून सिस्टम से अपने आप को बचाने के लिए, कैमोफ्लॉज करने के लिए अपनी बॉडीज के बाहर ये वाला एक म्यूकस लाइक पॉलीसेक्राइड सिक्रीट करते हैं और अपनी बॉडीज को उससे कवर कर लेते हैं। तो ये कुछ पॉलीसेक्राइड्स थे, उनकी कुछ एग्जांपल्स थी। अच्छा, एक्चुअली तो फिर हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक में हमने उनको क्लासिफाई किया था एज मोनोसेक्राइड्स, केमिस्ट्री में यहाँ डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन की गई थी। मैंने बताया आप बायोलॉजी में मोनोसेक्राइड्स फिर ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन यूज करते हो, बट मैंने आपको दोनों का डिफरेंस भी बता दिया। मोनोसेक्राइड्स में हमने ट्रायोजिस में एल्डो ट्रायोज, कीटो ट्रायोज और फिर हेक्सोजिस, एल्डो एक्सोज, कीटो एक्सोज, उनकी स्ट्रक्चर्स ड्रा की। डाइसेक्राइड्स में हमने माल्टोज की स्ट्रक्चर ड्रा की, सुक्रोज की स्ट्रक्चर उसको ड्रा की। और फिर अब पॉलीसेक्राइड्स में हमने कुछ एग्जांपल्स जिनको ब्रीफली डिस्कस किया, उसमें स्टार्च है, उसमें सेल्यूलोज है, उसमें ग्लाइकोजन है, काइटिन है, बैक्टीरियल पॉलीसेक्राइड एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी उन कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स होगी। प्रॉपर्टीज की थोड़ी सी अगर मैं आपको बात बताऊं, तो जो फर्स्ट टू क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स,
Monosaccharides and oligosaccharide, these two classes of the carbohydrates, they exist in the form of crystalline solids which are soluble in water, and they have sweet tastes as well. Monosaccharides and oligosaccharides, these two classes of the carbohydrates, they exist in the form of crystalline solids which are soluble in water, and they have sweet tastes as well. That's why we call both these classes of the carbohydrates as sugars. मोनोसेक्राइड्स को प्लस ओलिगोसेक्राइड्स को, इन दोनों क्लासेस को हम शुगर्स कहते हैं. वेयर एज ये जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जनरली most of them they exist in the form of amorphous solids, non crystalline solids, which are mostly insoluble in water or very less soluble in water, and they are tasteless. They do not have any sweet taste. That's why we call them non sugars. मोनोसेक्राइड्स को और ओलिगोसेक्राइड्स को कोलेक्टिवली हम शुगर्स कहते हैं. वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उनका टेस्ट स्वीट होता है, इसलिए उन दोनों क्लासेस के कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स कहते हैं. फिर एज जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जनरली नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या एमॉर्फस सॉलिड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वाटर में उनमें से ज्यादातर सॉल्युबल नहीं होते और उनका टेस्ट भी स्वीट नहीं होता, वो टेस्ट लेस होते हैं, इसलिए उनको हम नॉन शुगर्स कहते हैं. अच्छा, फिर इसके बाद कुछ फंक्शंस यहाँ आपकी बुक में कार्बोहाइड्रेट्स के, ये रिड्यूस सिलेबस में फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक इंक्लूडेड है. अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप ये भी देखेंगे कि यहाँ इस बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में एक्चुअली टॉपिक्स के अंदर दो तरह के कंटेंट्स हैं. एक तो इन कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री है, उनकी कंपोजिशन, उनकी स्ट्रक्चर, वो सारी हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. कुछ उनकी बायोलॉजी है बेसिकली, और बायोलॉजी वाले पार्ट में ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बुक से रीड करनी है और कुछ याद करने वाली चीजें होती हैं. ये केमिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो ज्यादा डिस्कस करने वाला होता है, ड्रॉ करने वाला होता है. जो बायोलॉजी का उनके रोल्स क्या है, वो बॉडी में क्या रोल्स प्ले करते हैं, उनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं, इस तरह की चीजें मोस्टली बायोलॉजी में ही होती हैं और उनको ज्यादातर आपको बुक से रीड करना होता है और फिर याद करना होता है. तो यहाँ इनके कुछ फंक्शंस भी इंक्लूडेड है हमारे कोर्स के अंदर, जिनमें से हम ब्रीफली गो थ्रू करेंगे कि वो क्या क्या करते हैं. फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है दे स्पेयर द प्रोटीन्स. अब देखो, जब हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक हमारी बॉडी में ज्यादा, तो अच्छा एक्चुअली ये होता है कि हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी डाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनमें से ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर द मोस्ट रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी. सबसे ज्यादा रेडिली उन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, दूसरे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडीज में से, उनमें से सबसे ज्यादा रेडिली जिसकी रेस्पायरेशन की जा सके और जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स. सो दे आर द मोर रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफ एनर्जी. अब अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट इनटेक हमारी डाइट में रिलेटिवली ज्यादा होगा, तो हमारी बॉडी फिर ज्यादातर अबंडेंटली लार्जर क्वांटिटीज में इन कार्बोहाइड्रेट्स की रेस्पायरेशन करेगी और एनर्जी इनसे प्रोड्यूस करेगी, और वो प्रोटीन्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा यूज नहीं करेगी. तो प्रोटीन्स बच जाएंगे, स्पेयर हो जाएंगे. जब बच जाएंगे तो वो क्या करेंगे, क्योंकि वो प्रोटीन्स हमारी बॉडी का मेजर स्ट्रक्चरल मटेरियल हैं, तो वो फिर हमारी टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, उनकी बिल्डिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए वो यूज होंगे. वो दूसरे रोल प्ले करेंगे ज्यादा अच्छे से, और वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उनकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा यूज होंगे. तो फर्स्टली इनका यूज ये है कि दे स्पेयर द प्रोटीन्स so that they can perform other functions like repairing and building the tissues and maintenance of the body tissues. फिर secondly, again, अगर कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में ज्यादा होगा, ये जब ज्यादा यूज होंगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो लिपिड फैट्स का यूज कम हो जाएगा. अगर हम कार्बोहाइड्रेट इनटेक कम रखेंगे हमारी बॉडी में, तो फिर उससे क्या होगा कि फैट्स का और प्रोटीन्स का ज्यादा यूज होगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. और जब फैट्स ज्यादा यूज किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तो उनसे बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज बनती हैं. हो सकता है आपने इस लेवल पे बायोलॉजी में पढ़ा भी हो. और वो कीटोन बॉडीज जब बॉडी में ज्यादा बन जाती हैं तो बॉडी एसिडिक हो जाती है, उसको कीटोसिस एक प्रॉब्लम है, और उससे बहुत सारे फिर साइड इफेक्ट्स से हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं.
तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा रखेंगे तो उससे क्या होगा कि फैट्स का मेटाबॉलिज्म रिलेटिवली कम होगा और वो कीटोन बॉडीज कम बनेंगी, कीटोसिस वाला प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके अलावा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स नेसेसरी फॉर द रेगुलेशन ऑफ नर्व टिश्यूज एंड दे आर द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन। नर्वस सिस्टम जो है हमारा, उसकी मेंटेनेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ब्रेन को जो एनर्जी मिलती है वो पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल बेसिकली, क्योंकि दिमाग हमारा काम नहीं करेगा तो फिर तो सारा कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, सर्टेन कार्बोहाइड्रेट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द हेल्दी बैक्टीरिया। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया जो फूड की डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स उन हेल्दी बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो अगर डाइट में कार्बोहाइड्रेट इनटेक प्रॉपर नहीं होगा तो वो हेल्दी बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में ग्रो नहीं करेंगे और वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें, डाइजेशन ऑफ द फूड में हमें हेल्प नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर चूंकि फाइब्रस कंटेंट जनरली ज्यादा होता है, जो फिर एक प्रोसेस आपने पढ़ा होगा पेरिस्टोलिसिस, जो मूवमेंट ऑफ द फूड है इन द गट, उसको वो स्टिमुलेट करता है और जिससे अगेन हमें जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनसे हमें वो प्रोटेक्ट करता है। फिर इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट बॉडी वेट रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी डेंसिटी लो होती है, इनका बल्क ज्यादा है लेकिन उसमें फाइब्रस कंटेंट ज्यादा होता है और एनर्जी डेंसिटी उसमें जो एटीपीज हैं वो रिलेटिवली कम होती हैं। तो इसलिए हम लगता है हमारा कि पेट भरा हुआ है, ज्यादा खा लिया हमने जब हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा करते हैं, लेकिन उसमें वो एनर्जी एटीपीज कम होती हैं जिससे, और वो कहीं किसी ना किसी एक्टिविटी में कंज्यूम हो जाती हैं, तो बॉडी के अंदर बॉडी वेट जो है वो फिर इंक्रीज नहीं होता। तो इस तरह से बॉडी वेट को रेगुलेट करने में वो हमें हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ उसके साथ फंक्शंस भी, चूंकि ये टॉपिक मेंशन्ड है हमारी उस रिड्यूस सिलेबस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन, तो कुछ पॉइंट्स जो इस बुक में गिवन थे मैंने उनमें से गो थ्रू बायोलॉजी की बुक में। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ फंक्शंस डिस्कस किए हुए हैं, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो अगर कहीं फंक्शंस आपसे उनके पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज हाउ, ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट